हेलो बच्चों पार्टी, आप सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए तो आज हम आ चुके हैं हमारे बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर के साथ में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बायोलॉजी के लेक्चर्स कब स्टार्ट होंगे। तो देखो हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 से। तो जो भी बच्चा इस साल अगर क्लास 11th में भी आए हो तो भी बेनिफिशियल है ये लेक्चर, अगर तुम ड्रॉपर हो तो भी बेनिफिशियल है ये लेक्चर, है ना। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतनी सी चीज बताना चाहती हूँ कि इस लेक्चर में जो कुछ भी मैं पढ़ाने वाली हूँ ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है पहले जो नीट में आता था वही सिलेबस मैं कवर करने वाली हूँ। यहाँ पर कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हम छोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक एनटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं आया है कि ये टॉपिक डिलीटेड है, ये चैप्टर डिलीटेड है, मत पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई के अंदर ये चीजें डिलीटेड हो सकती हैं कुछ, बट अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हर चीज आनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको आज बहुत मजा आएगा और सेशन आप प्लीज एंड तक जरूर देखना। आज हम काफी सारी अमेजिंग चीजें कवर करेंगे। जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है उनमें शायद आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज लिविंग बीइंग वो शायद ना हो, तो प्लीज आई विल रिकमेंड कि मैं ना आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। जो पुरानी एनसीईआरटी का जो चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड जिसमें ये चीजें इंक्लूडेड थी वो मैं आपको भेज दूंगी, तो प्लीज वो जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सीबीएसई सिर्फ एग्जाम्स को टारगेट कर रहे स्कूल एग्जाम्स को तो मे बी आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बायोलॉजी के साथ में नई फ्रेश शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है एकता सोनी, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन। लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है भाई। देखो जब हम पढ़ने आते ना, मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। जब मैं पहली बार क्लास 11th में गई थी ना, 10th से 11th में गई थी, तो एकदम एक्साइटमेंट होती है यार, पता नहीं क्या आएगा कैसा आएगा, है ना। तो वही चीजें हैं, आज हम नई चीजें देखेंगे, नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे और ये चैप्टर कहीं ना कहीं बेसिक है जो आपको बताएगा बेसिक चीजें बायोलॉजी के बारे में जो हमें सीखनी है, ठीक है। इतने सारे जीव जंतुओं से तुम्हें अब डील करना है ना, और बहुत सारे पेड़ पौधों से तुम्हें डील करना है। तो जहां पर जो बच्चा बिल्कुल नया आया है ना उसके लिए बता देती हूँ, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहां पर तुम बहुत सारे पेड़ पौधों के साथ डील करोगे वो होती है बॉटनी। एंड बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहां पे तुम बहुत सारे जीव जंतुओं के साथ, जानवरों के साथ में डील करोगे वो होते हैं जानवरों में इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो अगर तुम उनके साथ में डील करोगे वो होती है जूलॉजी। तो आज हम बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों को, मतलब ऐसा नहीं कि ये बॉटनी का चैप्टर है या जूलॉजी का है, यहाँ पर जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो आपको एक बात बताएगा कि एक्चुअली में हम बायोलॉजी में पढ़ते क्या है। बायोलॉजी मीन्स, बायो मीन्स लिविंग बींग्स होते हैं, लॉजी मीन्स टू स्टडी। हम लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एसी का रिमोट, I'm not talking about this AC का remote, I'm not talking about anything else, bottle, table, chair, I'm not talking about anything else in biology. I'm only talking about plants, या हमारी बॉडी के बारे में या तो किसी जानवर की बॉडी के बारे में, और हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम इतनी ही बातें इसके अंदर करेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड में एक्चुअली लिविंग किसको कहते हैं, है कौन लिविंग, क्या मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। मतलब देखो ना, एक सिंपल सी बात है, क्या कभी सोचा है तुमने कि हम हमेशा इस रिमोट को या फिर कोई भी पेन है, रिमोट है, या फिर हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं हम उनको नॉन लिविंग बोलते हैं और हम खुद को लिविंग बोलते हैं। क्या हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है जिसकी वजह से हम खुद को लिविंग बोल रहे हैं और इनको नॉन लिविंग बोल रहे हैं। क्या कभी तुमने दिमाग लगाया है? हमने तो मैम कभी दिमाग ये भी नहीं लगाया कि पानी गीला ही क्यों होता है, पानी लिक्विड ही क्यों होता है ना। हमने कभी दिमाग नहीं लगाया। ऑब्वियसली कौन ही दिमाग लगाता है, जो हमारे सामने है, हमेशा से जो सिखाया गया है, जो हम सीख के बड़े हो गए हैं। हमने कभी सोचा नहीं इनके बारे में, बस हमें पता है जस्ट कि इट इज अ नॉन लिविंग बीइंग, कि अगर मैं इसको एक थप्पड़ भी मार दूंगी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा या मैं आपको थप्पड़ मारूंगी, जो कि मैं नहीं करूंगी, तो फर्क पड़ेगा, दर्द होगा। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा काहे होता है, वही चीज पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड की शुरुआत होती है व्हाट इज लिविंग के साथ में। लिविंग है कौन, किस बारे में बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं। तो देखो यार, सिंपल सी चीज है, एक नॉन लिविंग और एक लिविंग चीज में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखते हैं। अगर आप आउटर अपीयरेंस की बात करोगे तो भी देखो, एक तो ह्यूमन बॉडी आपके सामने है और एक आपके सामने एक टीवी का रिमोट है, या जो भी आपके पास नॉन लिविंग है, टेबल चेयर कुछ भी हो सकता है। दोनों में क्या चीजें दिखेगी? सबसे पहले तो तुम बोलोगे मैम हम तो चल सकते हैं, वो चल नहीं सकता। वेरी नाइस पॉइंट, वेरी करेक्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज मैम हम बोल सकते हैं इतना सारा, जो कि आप कितनी देर से बोल रहे हो, वो बोल नहीं सकता। वेरी नाइस थिंग,
है ना। और हम खाना खा सकते हैं, वो खाना नहीं खा सकता है ना। हम लोगों से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, बट वो नहीं कर सकता है। मैम हमारी जनरेशन में तो हम बहुत कुछ करते हैं स्कूल के अंदर। हाँ, स्कूल में हमारे 11th में आ गए हैं तो हमारा क्रश भी 11th में आ गया है क्लास में, है ना, हमारे साथ में, या हमारे सीनियर है, हम उनको देखते हैं, हमारे अंदर कुछ कुछ तो होता है ना। कुछ कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं। मैम रिमोट के मन में तो क्या ही एसी को देख के फीलिंग्स आएगी, है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हारे एक लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो तुम्हें डिफाइन कर रहा है कि भाई यू आर लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग, राइट। तो नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे नहीं बताने की जरूरत, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। ऐसी चीजें जो धरती पे, जिनके पास लाइफ नहीं है, जिनके पास कोई लाइफ नहीं है, जिनके पास ऐसी पर्टिकुलर एज नहीं है कि जिस एज तक वो जिंदा रहेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे साथ है ऐसा। हमारे साथ है एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है कि भाई इतने उम्र तक आओगे, इतनी उम्र के बाद में तो तुम मर जाओगे, ऐसा है ना। तो इतनी जितनी भी लिविंग प्रोसेसेस होती है जो हमारी बॉडी में हो रही है, वो नॉन लिविंग की बॉडी में नहीं होती। जैसे कि मैं डाइजेशन कर पा रही हूँ, मैं रेस्पिरेशन कर पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, मैं झगड़ पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो मेरे अंदर यूनिक है लेकिन एक नॉन लिविंग बीइंग में नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं भाई, लिविंग एंड नॉन लिविंग दो चीजें अलग अलग होती है। अब आप लोग सारे के सारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, मैं आपको एक टास्क देती हूं और बायोलॉजी क्लास का आज पहला क्वेश्चन मैं देखती हूँ आप में से कौन सारे बच्चे बता सकते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये जस्ट ऊपरी ऊपरी फीचर्स होते हैं जो आप सबको पता होंगे, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक लिविंग बीइंग एंड एक नॉन लिविंग बीइंग के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है क्या कोई? क्या कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म धरती पे है क्या जो कभी लिविंग है तो कभी नॉन लिविंग है? क्या कभी कोई ऐसी भी चीज होती है क्या? अगर होती है तो जवाब फटाक से कमेंट में अभी तक जल्दी से आ जाना चाहिए, और अगर नहीं होती है तो इट्स ओके, लिख दो कि भाई मैडम हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए, तो मैं देखना चाहूंगी कि कौन से बच्चे कमेंट करते हैं, और जिनका कमेंट सही होगा, है ना, उनको जरूर उनको मैं पिन जरूर करूंगी, जिनका भी कमेंट सही होगा और जिसके ऊपर वोट्स ज्यादा होंगे, राइट। चलो, तो लिविंग बीइंग्स के बारे में हमने बात कर ली है, नॉन लिविंग बीइंग के बारे में बात कर ली, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आपको इस एनसीईआरटी में, जो पुरानी एनसीईआरटी है, आपको दो फीचर्स देखने को मिलेंगे कि भाई लिविंग बीइंग एक्चुअली क्या होती है। उनके दो फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है डिफाइनिंग, दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? देखो ये डिफाइनिंग फीचर ना इतना सिंपल चीज होता है कि डिफाइनिंग फीचर का मतलब है भाई कि ऐसा फीचर जो किसी एक में ही मिलता है, मतलब जो किसी एक में ही मिलता है, यानी कि ऐसा फीचर। भाई पेन क्यों नहीं चल रहा? व्हाई दिस पेन इज नॉट वर्किंग? हाँ चलो, डिफाइनिंग फीचर ऐसा फीचर होता है बच्चों जो जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो सारे लिविंग बीइंग्स में मिलता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना। इट इज, हम लिख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। ध्यान रखिएगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। जब हम केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं ना, तो बच्चों हमें ना ये एक्सेप्शन नाम की चीज देखने को बहुत मिलती है ना। विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, वो होते हैं डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो लिविंग बीइंग्स में भी मिलते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स में भी मिलते हैं। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे अभी आगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन ऐसे फीचर्स जो लिविंग बीइंग्स में भी मिलते हैं और नॉन लिविंग बीइंग्स में भी मिलते हैं, मतलब जो एकदम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है जिससे हम डिफाइन कर पाए कि भाई तू लिविंग है और तू नॉन लिविंग है। जैसे कि कोई भी चीज ऐसी हो सकती है, यू नो, जैसे हम आगे जाके ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, तो वो फीचर जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ग्रोथ तो एक पहाड़ के टीले, मतलब मिट्टी के टीले में भी होती है, और ग्रोथ तो एक ह्यूमन बीइंग में भी होती है। तो दोनों में हो गई, मतलब एक पर्टिकुलर सिर्फ लिविंग बीइंग में होनी चाहिए, विदाउट एनी एक्सेप्शन होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं होती। वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कैरेक्टर होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन both living and non-living, living and non-living बच्चों, है ना। तो ये कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्या नहीं है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी
नहीं है, जिसकी वजह से मैं बता ही दूं कि भाई तू तो लिविंग है ना। तो ऐसे फीचर्स को हम बोलते हैं डिफाइनिंग, ऐसे को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। आई होप सो कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं ना आपको चार यहाँ पर आपको फीचर्स बताऊंगी आज, ठीक है। अब वो फीचर्स में से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फीचर डिफाइनिंग है, कौन सा फीचर कैरेक्टरिस्टिक है। 4 फीचर्स बताऊंगी, चारों फीचर जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये 4 फीचर है बच्चों, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है एंड रिप्रोडक्शन है। ये चारों फीचर्स एनसीईआरटी में दिया है। अब आपको याद कैसे करना है, इसके लिए ट्रिक है मेरे पास। जी से ग्रोथ, एम से मेटाबॉलिज्म, सी से कॉन्शियसनेस, आर से रिप्रोडक्शन। तो जीएमसी बोल देती हूँ मैं। जीएमसी मीन्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जीएमसी रे, है ना। क्या आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? तो आप बोलोगे जीएमसी रे, है ना। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तुमको चाहिए। इस तरीके से हमें याद करना है। जी फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड आर फॉर रिप्रोडक्शन। ये 4 प्रॉपर्टीज, 4 फीचर्स के बारे में हम जानेंगे आज, और हम खुद डिसाइड करेंगे आज कि कौन सा फीचर इनमें से डिफाइनिंग है और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ का मतलब नंबर ऑफ सेल में इंक्रीमेंट होना। सेल क्या होती है वो तो सब बच्चों को पता होती है भाई। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी किससे बनी है? सेल से मिलकर बनी है ना। तो जितनी जितनी सेल्स वो इंक्रीज होती जाएगी, उतने उतना उसकी हाइट में इंक्रीमेंट होगा, उसके वेट में इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज हो रही है किसी भी बॉडी में, तो हम बोल सकते हैं कि वो ग्रोथ है ना। अब क्या ग्रोथ हमारे नॉन लिविंग शो करते हैं या लिविंग शो करते हैं? तो देखो, ग्रोथ लिविंग बीइंग तो पक्का शो करते हैं। हम लोग शो करते हैं कि नहीं करते? एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो इतना सा होता है, मे बी थोड़ा बड़ा, इतना सा होता है। बाद में धीरे धीरे करके उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है ना, बॉडी शेप चेंज होता है, एवरीथिंग विल चेंज। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि सेल का नंबर, सेल डिवाइड होती है, सेल नंबर इंक्रीज होता है, राइट। तो उसमें हो रही है ग्रोथ। हम बोल सकते हैं कि भाई ये ग्रोथ है ना। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अब आपने छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं। अब वो सेल जो हो सकती है वो एक भी हो सकती है, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ऐसा तो किसी ने लिखकर नहीं दिया कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना होगा या फिर मल्टी सेलुलर ही होगा, कोई भी हो सकता है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो मैडम आपने हमें ये तो बता दिया कि मल्टी सेलुलर एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें किस तरीके से ग्रोथ होती है। हमने देख लिया हमारे ही एग्जाम्पल से कि हमारी हाइट बढ़ गई, मास बढ़ गया। लेकिन एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि एक अमीबा की हम बात करें, एक छोटी सी अमीबा होती है, वो कैसे ग्रो करती है, उसमें क्या है? ग्रोथ, है ना। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है। कैसे? ये भी अपना सेल इंक्रीमेंट कर सकता है। कैसे? ये डिवाइड करेगा। अगर ये अमीबा डिवाइड करके 2 अमीबा बना देता है, तो क्या ये सेल में इंक्रीमेंट नहीं हुआ? ऑफ कोर्स, पहले 1 सेल थी, अब 2 सेल हो गई है, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स ग्रोथ हो गई। बट मैम ये चीज तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है कि एक ना यहाँ पर जब डिवाइड हो जाता है तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लग रहा है हमें कि यहाँ पर एक बॉडी, पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर 2 बॉडीज में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल राइट हो, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है लेकिन ये ग्रोथ भी है। दैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर यानी कि हम अगर अमीबा की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ का मतलब भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए, ग्रोथ। एंड जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मीन्स किस टाइप का रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल, बिकॉज यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं है ना, दूसरा एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, वो ही रिप्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स, है कि नहीं? बात बिल्कुल 100% सही है भाई, कोई भी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 100% सही बात है, सिनोनिम्स होते हैं, है ना। मल्टी सेलुलर की बात अलग होती है। हमारे अंदर देखो, सेल के इंक्रीमेंट से हमारी हाइट भी बढ़ती है, हमारा मास भी बढ़ता है ना, वेट भी इंक्रीज होता है, हर चीज इंक्रीज होती है। तो ग्रोथ ना हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से होती है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर की बात करें। लेकिन अगर हम बात करें लिविंग नहीं, नॉन लिविंग के बारे में बात करें, तो अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मैम आप हमें बस इतना बता दीजिए कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ ग्रोथ होती है? क्या वो सेल से मिलकर बने? नहीं, वो बिल्कुल सेल से मिलकर नहीं बने, बिल्कुल सही बात। सेल से तो नहीं मिलकर बने, फिर ग्रोथ कहाँ हो रही है? ग्रोथ होती है बच्चों, देखो बच्चों, है ना, आंधी तूफान आता है ना, आंधी तूफान आता है तो क्या होता है कि बहुत सारी मिट्टी उड़ती है ना, और जो मिट्टी के जो टीले होते हैं ना, टीले, उनमें भी
मिट्टी जमा होती रहती है। तो जो ये, या फिर मान लो एक कचरा होता है ना, एक मोहल्ले के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है कि भाई यहीं पे कचरा डालना है, कचरा हम डालते जा रहे हैं, लेकिन वो कचरा कभी टाइम से उठाया नहीं जा रहा, बस हम डाल ही रहे हैं वहां पे कचरा। तो एक दिन डालेंगे तो कचरा थोड़ा होगा, फिर दूसरे दिन डालेंगे और ज्यादा होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, ऐसे ढेर बन जाएगा, उसका पहाड़ बन जाएगा कचरे का। तो क्या हुआ, क्या वो इंक्रीमेंट नहीं है ना? वो उसके मास में तो इंक्रीमेंट है ही डेफिनेटली, तो ग्रोथ तो है, वो मास में तो इंक्रीमेंट हुआ, कचरे के मास में इंक्रीमेंट हुआ, दैट मीन्स की ग्रोथ है। तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो क्या हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग में भी ग्रोथ है? हाँ जी, बिल्कुल ग्रोथ है। तो एक बात बताओ मैम, ग्रोथ तो पहला फीचर था ना हमारा जिससे हमने शुरुआत करी थी। बिल्कुल। तो क्या ये ग्रोथ हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर हमारा डिफाइनिंग फीचर है? देखो, डिफाइनिंग फिर से रिमाइंड करते, डिफाइनिंग क्या होता है? डिफाइनिंग का मतलब एक ऐसा फीचर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, पहली बात, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है तो विदाउट एनी एक्सेप्शन होता है। तो क्या ये ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? नहीं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफाइनिंग फीचर होता ही नहीं है ना, बट ये तो हो रहा है, इसलिए ये कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर है कि नहीं? हाँ मैडम, समझ में आ गया, बिल्कुल 100% सही बात। हम फिर से रिवाइज करते, समाप्त करते जो भी आपने देर में कहा। आपने क्लास की शुरुआत करी दो फीचर्स बता के, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, दूसरा हमारा डिफाइनिंग फीचर था। डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी विदाउट एनी एक्सेप्शन मिलता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो लिविंग में भी मिल सकता है, नॉन लिविंग में भी मिल सकता है, राइट? मतलब वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो डिफाइन नहीं कर सकता कि वेदर इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने सबसे पहले हमने 4 फीचर्स की बात करी, जिसमें हमने जीएमसी रे से याद करा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रे, मतलब जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रिप्रोडक्शन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड आपका कॉन्शियसनेस, है ना। 4 फीचर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला फीचर था हमारा ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है हम दोनों को देखेंगे, एक फीचर को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी चेक करेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी चेक करेंगे। तो ग्रोथ को हमने जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेक किया तो हमें पता लगा कि हाँ यार, ग्रोथ तो होती है। मतलब मैं इतना छोटा सा था, पैदा हुआ था तब, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, बिल्कुल सांड भर का सो सॉरी, है ना, लेकिन फिर भी, है ना। तो वैसे भी अब हाइट इतनी बढ़ गई है, वेट इतना बढ़ गया है, तो कैसे बढ़ा? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने का अल्टीमेट मतलब क्या होता है? ग्रोथ हो रही है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। बट मैम, आप क्या हमको क्या एकदम पागल समझती हो? हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर के, मल्टीसेल्युलर का तो समझ में आ गया, वी आर मल्टीसेल्युलर, हमको हमारा पता चल गया। बट यूनिसेल्युलर जो होते हैं उनमें ग्रोथ कैसे होती है? तो यूनिसेल्युलर का जो ग्रोथ था, हमने अमीबा के एग्जाम्पल से सीखा कि एक अमीबा जो होती है वो कैसे ग्रोथ करेगी, अपना नंबर इंक्रीज करके, है ना, अपना सेल का नंबर इंक्रीज कर लिया, होगी अमीबा की ग्रोथ। अभी अमीबा की ग्रोथ भी हो गई, लेकिन साथ के साथ रिप्रोडक्शन भी हो गया मैम। ये तो इसीलिए तो लिख दिया बच्चों, ये लाइन बहुत प्यारी लाइन है एनसीईआरटी की, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है मैडम, बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल पते की बात बोली, 100% सही बात। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ की बात करी, पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का क्या? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ मिलती है। कचरे के ढेर से समझा हमने, कचरे का ढेर लगातार बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें भी ग्रोथ होती जाएगी। तो क्या ये ग्रोथ हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है? तो मैम ये डिफाइनिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन लिविंग में भी मिल रहा है, डिफाइनिंग कभी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलता। तो ये कहाँ मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों के अंदर मिल रहा है। तो इसलिए क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है मैम, ग्रोथ के बारे में चीजें समझ में आई, आपने हमें बहुत बताया। चलिए थोड़ा सा ना इमेजेस से भी देखते हैं। देखिए ये पहाड़ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, बिल्कुल होता जाता है। तो ये साइज जो होते हैं ये अपने साइज में इंक्रीमेंट तो करते हैं नॉन लिविंग आर्टिकल्स जो होते हैं, जैसे माउंटेन्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को हम नहीं बोल सकते कि भाई ग्रोथ सिर्फ लिविंग में ही होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है ना। अगर हम प्लांट की बात करें तो आप देखो ग्रोथ जो होती है वो आपकी लाइफ स्पैन, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलती रहती है प्लांट में, ग्रोथ है कि नहीं। अब देखो हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है बच्चों, कब तक होती है हमारे अंदर ग्रोथ? हमारे अंदर ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन तक होती है ना। इनके अंदर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन तक चलती रहती ग्रोथ।
हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाइट बढ़ा लो अभी से, 18 साल की उम्र के बाद में हाइट नहीं बढ़ेगी। और मेरे पे तो लागू भी हो गया, बताओ, मैं तो छोटी रह गई, हाइट बढ़ाई नहीं अपनी। पर ऐसा नहीं होता है ना, दिस इज द हार्मोनल इफेक्ट्स एंड समथिंग एल्स, वो दूसरी कहानी होती है। बट हमारे यहाँ ऐसा ही बोलते हैं कि 18 साल के बाद में या 19 साल के बाद में हाइट नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हाइट होती है वो एक सर्टेन एज तक ही बढ़ती है, उसके बाद में नहीं बढ़ती है। बट प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है। क्या कभी देखा है प्लांट इतना हो गया बस इतना ही रहेगा? नहीं, प्लांट को तुम कितना भी सींचते जाओगे वो बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? तो हम प्लांट जो होता है जब तक वो है, जब तक है जान, प्लांट क्या बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलती है। बट एनिमल्स में ग्रोथ एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन तक चलती है, एक पर्टिकुलर एज तक चलती है, नॉट लाइफ स्पैन। तो वहां तक हमारा हो गया। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये हमारा अंत में हमारा आया। अब हम दूसरा फीचर पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज ये समझते हैं। तो देखो यार, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है जरा समझे तो, है ना। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यही समझते हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना ऊपर वाले को। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन अगर वर्ड देखें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। बायोलॉजी तो आधी पता कैसे हो जाती है, अगर तुमको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है ना तो बायोलॉजी तो आधी वहीं पर ही सॉर्ट जाती है। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का तो मतलब पता है कि चीजें बनाना, है ना, दैट इज प्रोडक्शन। बट अगर री है, री मीन्स वापस बनाना, जैसे रिचार्ज, रीओपन, है ना। तो ये सब चीजों में जब हम री लगाते हैं, री मीन्स वापस करना उस चीज को। तो रिप्रोडक्शन मीन्स एक कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप से जो है कोई दूसरे और ऑर्गेनिज्म भी बनाएगा। तो ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, वापस प्रोडक्शन कर रहा है इसका, इसलिए ये रिप्रोडक्शन है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चलो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बाद में बात करेंगे, हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ रिमोट, मैम रिमोट चेंज हो गया, ये लो एसी का रिमोट है ना, तुम्हें सेल दिख रहे होंगे ना। चलो ये 2 रिमोट है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मैं ना ये एक रिमोट चाहती हूँ कि इसकी एक और कॉपी बन जाए। चलो इसको रात तक ना इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, और ये इसमें एक कॉपी और बन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे फोन की एक और कॉपी बन जाए, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ फिलहाल के लिए, है ना। तो ये जो फोन है मैं चाहती हूँ कि इसकी एक और कॉपी बन जाए। क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है? बताओ, हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉपी तो बन नहीं सकती अपने आप, है ना। वो जो है वो वही है, क्योंकि वो वाली प्रॉपर्टी उसमें है ही नहीं, रिप्रोडक्शन वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो क्या रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग बींग्स शो करते हैं? सबसे पहले तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो नॉन लिविंग बींग्स जो होते हैं मैम, ये तो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, ये तो हमें पता चल गया। नॉन लिविंग में तो रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब हम बात करेंगे इसी प्रॉपर्टी के बारे में कि लिविंग बींग्स क्या शो करते हैं रिप्रोडक्शन। लिविंग बींग्स क्या रिप्रोडक्शन शो करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। क्या हमें भी तो किसी ने पैदा किया है, हमारे पेरेंट्स ने पैदा किया है ना। तो वो उन्होंने भी एक रिप्रोडक्शन का मेथड अपनाया, तभी तो जाके हम बने, है ना। ऐसा ही प्लांट्स में होता है, ऐसा ही और ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, और जानवरों में भी ऐसा ही होता है। तो वो हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लिविंग बींग्स हैं, इसलिए हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि हमारी जितनी भी जनरेशन है वो खत्म ना हो जाए। अब ऐसा थोड़ी ना होता, मान लो देखो कि तुम्हारे पापा है या तुम्हारे दादाजी हैं, अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया होता तुम्हारे पापा नहीं होते, तुम्हारे पापा ने नहीं किया तो तुम नहीं होते, तो तुम्हारी जो पीढ़ी है वो चलती नहीं अभी तक, है ना, वो खत्म हो जाती। तुम्हारे दादाजी का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता, एक पर्टिकुलर एज तक, तो वो चले जाते तो बस खत्म हो जाता, उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ती। मतलब हम स्पीसीज को कॉन्टिन्यूएशन रखना चाहते हैं, राइट। हम स्पीसीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो जैसे स्पीसीज को हम कंटिन्यू करेंगे तभी तो हमें ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज का पता चलता रहेगा कि हाँ यार ह्यूमन नाम की भी कोई चीज होती थी, राइट। तो ये सारी चीजें होती है बेटा, इसलिए हम जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब लिविंग बींग्स में तो मैम फिर से हमारे पास में 2 टाइप के हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, है ना। तो यूनिसेल्युलर में तो आपने देख लिया, ऑर्गेनिजम्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जनरली करते हैं, है ना। उनमें गैमीट्स बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन जब देखिए रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप कैसे होते हैं? रिप्रोडक्शन के 2 टाइप हम देखते हैं। एक होता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क क्या है? ए का फर्क है मैम, अरे क्या बात है,
बहुत ही लेम जोक मारा है, लेकिन ये जोक सही है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में सिर्फ अंतर ए का ही है, और ए का मतलब बायोलॉजी का के अंदर जहां पे भी ए आता है दैट मीन्स कि एब्सेंट। एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है यहाँ पर? जो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है मैम? अरे भैया 10th क्लास में नहीं पढ़ा, 9th 10th में? फर्टिलाइजेशन का मतलब दो गैमीट्स आके जुड़ जाते हैं और उनसे जाइगोट बनता है, वो सीन है ही नहीं यहाँ पे। तो जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं है और गैमीट्स जो होते हैं, एनसीईआरटी जब आप क्लास 12th का चैप्टर पढ़ोगे रिप्रोडक्शन, उसमें गैमीट्स जो होते बच्चों, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो हम ऐसे स्लैश करके लगा देते हैं, है ना। एनसीईआरटी ऐसा बोलती है। अब ऐसा एनसीईआरटी क्यों बोलती है वो हम जाके तभी पढ़ेंगे जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो गैमीट्स इसमें बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, है ना। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म नया बनता है इस रिप्रोडक्शन से, उसको हम क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब पता है क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी, सेम टू सेम कॉपी। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि ये फोन का डुप्लीकेट बन जाए तो बन सकता है बच्चों, अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाए। काश ये फोन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता, है ना। काश ऐसा होता कि हमारे घर में 8 मेंबर है, हम 8 के 8 मेंबर चाहते हैं एक आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो हम एक आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदेंगे और इसकी कॉपीज बना लेंगे और वो सारी कॉपी सबके काम आ जाएगी, तो हमारे पैसे बच जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हमें भूख लगती है, एक समोसा पड़ा होता है, 2 समोसा खाने का मन करता है, तो चाहते तो हैं कि भाई काश इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, 1 से 2 समोसे बन जाते, पर ऐसा नहीं होता है ना। तो नॉन लिविंग बींग्स तो नहीं शो करते रिप्रोडक्शन, तो एग्जैक्ट जो कॉपी बनती है वो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनती है। जैसे कि हमने अमीबा में भी देखा, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक सेल होती है, जब वो डिवाइड करता है तो वो 2 सेल बना लेता है और ये दोनों सेल एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी होती है। क्लोन होता है, क्लोन, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है क्या होता है? यहाँ पर गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होते हैं? गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जहाँ गैमीट्स होंगे वहां फर्टिलाइजेशन भी होगा, और इसीलिए हम हमारे मम्मी पापा से बिल्कुल भी सेम नहीं है। क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि भाई इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन तो ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर दो ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मतलब ये मम्मी और ये पापा, ये दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, कितना 50-50%, 50-50 कंट्रीब्यूट करके एक जाइगोट बनाया, जो कि हम ये है ना, चिन्नू मुन्नू बिल्कुल। तो हम जाइगोट है, आगे जाके हम बिल्कुल एक इंसान बन जाएंगे, है ना। ऐसे इंसान जो जाके आगे जाके नीट की प्रिपरेशन करेंगे, है ना, फिर हम ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे, हमारी हिस्ट्री जान रहे होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही होंगी। तो ये मम्मी और पापा क्या एकदम सेम होती है बॉडी? नहीं यार, एक मेल बॉडी है, एक फीमेल बॉडी है, रात दिन का फर्क है, दोनों में बिल्कुल फर्क है। तो दोनों में अगर फर्क है तो बच्चों दोनों से जो बच्चा आएगा वो कैसे सेम होगा? अगर वो पूरा मम्मी पे चला जाएगा तो पापा के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, अगर वो पूरा पापा पे चला गया तो मम्मी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो बेचारा बच्चा सोचता है मैं किसी पे ही नहीं जाऊंगा, मैं अपना यूनिक बनूंगा। तो ये यूनिक बनना ही जो होता है ना बच्चों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन फीचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाइगोट बनता है और नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इसलिए यहाँ पर पता है वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस का मतलब क्या है? बदलाव। बदलाव कहाँ आते हैं? यहाँ पर आ रहे हैं बदलाव। ये बिल्कुल कॉपी नहीं है, ना तो इसकी ना तो इसकी, ये यूनिक है, ये नया आ गया है। तो वेरिएशंस कहाँ देखने को मिलते हैं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, पर यही वेरिएशंस अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट बॉडी होती है, वो मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकती है, एक ही पेरेंट बॉडी है जो डिवाइड होके 2 अपनी क्लोन्स बनाती है। तो क्लोन बन रहे हैं, सेम टू सेम बन रहे, तो बदलाव कहाँ आया? डिफरेंस कहाँ आया? और डिफरेंस नहीं आया तो वेरिएशन नहीं आया, वेरिएशन नहीं आया तो भाई आगे की दुनिया कैसे चलेगी, है ना। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको पता भी होना चाहिए। मैम ये तो आपने बता दिया, नॉन लिविंग बीइंग में रिप्रोडक्शन होता नहीं है, और लिविंग बीइंग्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैसे कैसे होता है आपने बताया, सेक्सुअल एसेक्सुअल कैसे होता है। अब हमें ये बताइए कि क्या ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, क्या ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है? क्या हम इसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स कि इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो चलो इसी बात के ऊपर बात करते हैं। लग तो ऐसा ही रहा है सबको,
अभी तक सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, सबको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये तो डिफाइनिंग फीचर होगा, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफाइनिंग फीचर की एक बार फिर से रिमाइंड करें, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है, डिफाइनिंग फीचर आर दोज फीचर जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलते, बट जो लिविंग में भी मिलते हैं तो विदाउट एनी एक्सेप्शन मिलते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। बट रिप्रोडक्शन का तो एक्सेप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे बच्चों म्यूल्स की बात करें, है ना, खच्चर, हिंदी में बोले खच्चर की बात करें, है ना, हिनी की बात करें, वर्कर बीज की बात करें, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं उनकी बात करें, तो बच्चों वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया ना, इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन मिलता ही नहीं है, तो कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई, है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कौन सा आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है। तो रिप्रोडक्शन हम बिल्कुल एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं। निष्कर्ष हमारा ये है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मैडम ये तो बहुत ही फैंसी नेम है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चों ऐसी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो मेरी बॉडी में चल रही हैं, है ना। कैसे मैम? आपकी बॉडी में कौन सी केमिकल रिएक्शन चल रही है? क्या आप केमिस्ट्री लैब हो? बड़ा ही बेकार जोक था बच्चों, है ना, मैं बिल्कुल केमिस्ट्री लैब नहीं हूँ। तो मेरी बॉडी में कौन सी केमिकल रिएक्शन चल रही है? मैं कुछ खाती हूँ, मैं कुछ पीती हूँ, तो ऑब्वियसली वो डाइजेस्ट होता है ना। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो डाइजेस्ट हो रहा है ना, जो भी तुम खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसके पीछे रिएक्शंस है ना बहुत सारी, तभी तो वो डाइजेस्ट हो रहा है। कर कौन रहा है उसे डाइजेस्ट? बहुत सारे एंजाइम्स होंगे अंदर, है ना, जो आपने 9th-10th में पढ़ा है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो आपको खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं अंदर जो रिएक्शंस हो के तब जाके खाना आपका डाइजेस्ट होता है ना। तो वो डाइजेशन मेरी बॉडी में चल रहा है, मैं सांस ले रही हूँ, ये भी एक प्रोसेस हो रही है, अंदर रेस्पिरेशन भी चल रहा है। खाना खाने के बाद जो बहुत सारी एनर्जी मेरे अंदर आ जाती, ताकत आ जाती कि मैं कुछ भी तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, अब की बार तो नीट क्रैक करके रहूंगी, AIR-1 आएगा। ये सारी जो एनर्जी है बच्चों, किसका अंजाम है? ये है खाने का। जितना हमने खाया है, खाते ही हमें एनर्जी आती है और थोड़ी देर बाद नींद भी आती है ना। तो हमारे जितने भी ख्याल होते हैं कि मैं AIR-1 लाऊंगा, वो नींदों में ही रह जाते हैं, है ना। तो ये सारे सपने नींदों में रह जाते हैं। लेकिन ठीक है, जो भी हमें आ रहा है, ये एनर्जी जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? क्योंकि मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, और खाना डाइजेस्ट हो रहा है इसलिए मुझे एनर्जी मिल रही है। तो इसी वजह से बच्चों, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ऐसी रिएक्शंस जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिल रही है, ऐसी बहुत सारी केमिकल्स उसमें इंक्लूडेड हैं, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में चलती हैं, राइट। इसको हमने मेटाबॉलिज्म बोल दिया बच्चों, बिल्कुल सही बात। चलो मैम, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं। ये एक और नई प्रॉपर्टी है। तो जब भी हम किसी नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग में है और क्या ये लिविंग में है। तो नॉन लिविंग की बात करें बच्चों, तो नॉन लिविंग में कौन सी रिएक्शन चल रही है? लेट्स सपोज, चलो हम फिर से एक रिमोट को नहीं, ये मेरे पास जो डस्टर पड़ा है, ये बुरा मान जाएगा कि क्यों रिमोट को दिखा रहे हो स्क्रीन पे, मेरे बच्चों को मुझसे भी इंट्रोड्यूस करवाओ, है ना। तो ये मिस्टर डस्टर भाई साहब है, क्या इनकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चल रही है? है भाई, तुमने क्या पिज्जा खाया है, बर्गर खाया है, तुमने क्या दाल रोटी कुछ खाई है जो तुम्हारी बॉडी में कुछ हो रहा है? डाइजेशन नहीं हो रहा है, बेचारा परेशान है, क्या करे जिंदगी से, एनर्जी नहीं है इसमें, देखो कैसे पड़ा है बिल्कुल। तो इसके बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं चल रही। अब रिएक्शन नहीं चल रही, दैट मीन्स कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ही नहीं, उसमें एग्जिबिट ही नहीं करती है। तो क्या हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है बिल्कुल भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस? बिल्कुल सही बात मैम। तो फिर मैम अगर हम थोड़ा सा सोचें कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में मिलता है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है ना। कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉन लिविंग्स में है ही नहीं। तो बिल्कुल सही बात मैम, मतलब ये डिफाइनिंग है। आ जाओ थोड़ी सी बात करते हैं, डिफाइनिंग कैसे हो सकता है ये? क्या डिफाइनिंग भी तभी होगा बच्चों, डिफाइनिंग भी तभी होगा जब कोई एक्सेप्शन नहीं होगा इस चीज का। तो जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में, जितने भी एनिमल्स है, जितनी भी फंगस है, माइक्रोब्स है, ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब के सब ये मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ये शो करते हैं। कोई भी प्लांट होगा उसकी बॉडी में भी बहुत सारी रिएक्शन चल रही है। अब सोचोगे मैम हम तो बर्गर पिज्जा खाते हैं, हमारी बॉडी में होता है डाइजेशन, पर प्लांट की बॉडी में कैसे? क्यों भाई, प्लांट क्या आपका नहीं करता फोटोसिंथेसिस? क्या प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड पानी लेकर रिएक्शंस करके ग्लूकोज नहीं बनाता?
करता है ना, केमिकल रिएक्शंस तो उसकी बॉडी में भी हो रही है, मतलब मेटाबॉलिज्म उसमें भी हो रहा है। ऐसे ही फंगस में भी होता है, ऐसे ही माइक्रोब्स में भी होता है, सबकी बॉडी में चल रहा है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आए हैं ना आज तक, सब में मेटाबॉलिज्म तो बच्चों पक्का से शो होता है। ये तो 100% सही बात बोली है मैंने, बिल्कुल 100% सही बात, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो वहां तो नहीं होता। तो क्या मैम हम बोल दें कि ये जो है हमारा एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? रुको जरा, सब्र करो, है ना। तो देखो, एक छोटा सा आपके सामने एक चार्ट दिखाया गया है खाने के ऊपर ही, क्योंकि जनरली हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब हमें एनर्जी मिल रही है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। खाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? मैम हमारी मम्मी हल्दी भी डालती है, मिर्ची भी डालती है ना, बहुत सारे धनिया पाउडर, बहुत सारी चीजें डालती है मम्मी। तो अरे वो इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो खाने में होते हैं, जिसकी वजह से तुमको एनर्जी आ रही है। अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके बारे में बात कर रही हूँ। तो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते बच्चों प्रोटीन, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। कहती ना मम्मी दाल में प्रोटीन होता है, दाल खानी चाहिए। तो जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड से। हमारे जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड मीन्स फैट होती है जो हमें, जिसकी वजह से हमें चर्बी आती है ना, मोटे होते हैं जिसकी वजह से हम, वो फैटी एसिड्स होते हैं बच्चों, है ना। और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों, वहां पर देखो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, है ना। ये सब आगे जाके आप पढ़ोगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ एक बार। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं जिनकी वजह से हमारे डीएनए और आरएनए बनते हैं। विदाउट डीएनए और आरएनए तो देखो हमारी सेल के अंदर डीएनए और आरएनए होना बहुत जरूरी है ना। इसी की वजह से तो हम रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। बस अभी के लिए इतना जानो, मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, है ना। तो अब तक हमने देख लिया कि नॉन लिविंग में तो नहीं होता, ये लिविंग में ये होता है, और लिविंग में भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। कोई भी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें ये प्रॉपर्टी ना हो, मतलब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। और अगर तेरे अंदर एक्सेप्शन नहीं है, तू सब में मिलता है, तो तू डिफाइनिंग कहलाता है ना। तो तू डिफाइनिंग कहलाता है। तो क्या ये डिफाइनिंग है? हाँ, ये डिफाइनिंग है। तो अच्छा मैडम, ये थोड़ा मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ी और समझाओ ना। मेटाबॉलिज्म जो होता है, क्या केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं। पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी दो टाइप की होती हैं। एक टाइप की ऐसी रिएक्शन जहां पे कुछ बन रहा होता है, और एक टाइप की ऐसी रिएक्शन जहां पे कुछ टूट रहा होता है। जहां पे बन रहा होता है यानी कि वो होते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिक रिएक्शन जहां पे कुछ चीजें बनती है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस जहां पर, या जिसको कैटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, ऐसी रिएक्शन जहां पे किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है, टूटता है। कैसे याद करें मैम? बिल्कुल ऐसे सेम लग रहे हैं, एना कैटा। तो ऐसे याद करो, कैटा मीन्स कट, कट मीन्स तोड़ना। जब कोई चीज टूटती है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन रिएक्शन को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और बाकी बनने वाली को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। दैट्स तो नॉर्मल थिंग। मैम रिएक्शन, इनके एग्जाम्पल्स क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन जिसमें कोई चीज बनती है, बनता क्या है? जैसे कि हम प्लांट बॉडी की बात करें, तो प्लांट को मैं दे दूं कि ले भाई, तेरे को कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तेरे को पानी दिया, तेरे को सनलाइट दी, क्लोरोफिल दिया, तो क्या करेगा अब इसका? तो कहेगा ग्लूकोज बनाऊंगा। और अगर मैं इन सब चीजों को यूज करते हुए ग्लूकोज बना देता हूं, तो ये हो जाएगी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में भी बच्चों सिंथेसिस आ रहा ना, सिंथेसिस मीन्स बनना। तो यहाँ पर एक एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगी, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ग्लूकोज जो होती है बच्चों, इस ग्लूकोज से स्टार्च का बनना, ये भी क्या होता है? एक फॉर्मेशन है, मतलब ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। और अगर हम वहीं पे कैटाबॉलिक रिएक्शन की बात करूं, मतलब कट लग रहा है, यानी कि कैसे कट लगेगा? मैं कुछ भी खाऊंगी तो क्या होगा? डाइजेशन होगा उसका। डाइजेशन किस चीज का होगा? मैंने कार्ब्स खाए, प्रोटीन वाली चीज खाई, दाल खाई, है ना। तो उसमें जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उनको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, ताकि वो इजीली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाए, है ना। ये सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को ही हम असली मेटाबॉलिक रिएक्शन बच्चों बोल रहे हैं, जो हमारी सेल के अंदर होती है। ये सेल में ग्लूकोज पड़ा है, तुमने रोटी खाई, है ना, तो रोटी वाला एक निवाला पड़ा हुआ है। तुमने दाल खाई, उसका प्रोटीन पड़ा है। तुमने कुछ ऐसी चीज खाई जिसमें बहुत सारा फैट है, वो चीज वगैरह खाई, है ना, चीजी बर्गर वगैरह खाया, वो पड़ा है इसमें। अब ये जो है ऐसे तो नहीं रहेंगे, ऐसे तो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करेगा इनको। तो इसको क्या करना है? छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है, इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है, इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है। और इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन।
आया समझ? रेस्पिरेशन, तो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, आई होप सो समझ में आ गई है। और अब हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है, नॉन लिविंग में नहीं मिलती है, और लिविंग में भी तो सब लिविंग में मिलती है, तो किसी में भी एक्सेप्शन नहीं है, मतलब तू एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बच्चों। ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको मैं फिर कभी समझाऊंगी ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। आज हम सिर्फ बेसिक बायो पढ़ेंगे, बेसिक बायोलॉजी, बिल्कुल बेसिक ज्ञान, ठीक है। चलो, मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने कर लिया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज, मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या एक ह्यूमन बॉडी के बाहर भी शो कर सकते हैं? ह्यूमन बॉडी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर भी क्या हम मेटाबॉलिक रिएक्शन शो कर सकते हैं? हाँ जी मेरे बच्चे, बिल्कुल शो कर सकते हैं। मैं एक टेस्ट ट्यूब लाऊं और वहां पर अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाना शुरू करूं तो वो हो सकती है रिएक्शन बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर भी। तो ये जो है सेल फ्री सिस्टम में भी हो सकती है मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट डालूं, उसको डाइजेस्ट करना चाहूं, तो उसमें वो एंजाइम्स मुझे डालने पड़ेंगे जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, तो हो जाएगी ना मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल फ्री सिस्टम में। सेल की जरूरत नहीं है, टेस्ट ट्यूब में करवा दिया मैंने, बस उसको वैसा सेल वाला माहौल देना पड़ेगा, उतना ही टेम्परेचर, उतना ही सब कुछ देना पड़ेगा, हो जाएगा। तो ये हो जाता है। उसके बाद में जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो इन विट्रो है ना। इन विट्रो में जो होती है, इन विट्रो मीन्स टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर मैं वो रिएक्शन करवा रही हूँ तो वो लिविंग थिंग्स में तो नहीं हो रही है, बट हाँ वो बाहर हो रही है, और वो हो तो क्या नहीं है, बायोलॉजिकल रिएक्शन ही तो है। बायोलॉजिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन में कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन हम तब बोलते हैं उसको जब वो बायोलॉजी से रिलेटेड होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मैंने खाया तो उसको डाइजेस्ट करना है, तो वो डाइजेस्ट मेरे सेल के अंदर हो रहा है ना, अगर है ना, सेल के अंदर अगर डाइजेशन हो रहा है, सेल में वो रिएक्शन हो रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। लेकिन अगर वो सेम रिएक्शन बाहर टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट करवा रही हूँ, सेल में नहीं हो रही, सेम उसको कुछ अलग अलग एनवायरमेंट वो दे रही हूँ, वो सेल वाला एनवायरमेंट दे रही हूँ, बट वो सेल के अंदर नहीं हो रही, टेस्ट ट्यूब में हो रही है, तो वो होती है बच्चों बायोलॉजिकल रिएक्शन। वो बायोलॉजिकल रिएक्शन जरूर है पर वो मेटाबॉलिक नहीं है। मेटाबॉलिक कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बनते हैं? सेल के। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमेशा सेल में होती है, बट बायोलॉजिकल रिएक्शन सेल में भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। तो टेस्ट ट्यूब में अगर सेम रिएक्शन करवाओगे तो बायोलॉजिकल है, मेटाबॉलिक नहीं है। लास्ट एक फीचर की बात करते हैं बच्चों, जो हमने चौथा फीचर बात करा था, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हें एक जोर का थप्पड़ लगाऊं, जो कि मैं नहीं लगाऊंगी, बट तुम्हें फिर भी मैं एक जोर का थप्पड़ लगाऊं, या फिर मान लो तुम्हें किसी ने थप्पड़ लगाया है ना, तुम्हारे भाई बहन आए और तुम्हें ऐसे, ए पढ़ता नहीं है, क्या करता रहता है आजकल, या फिर मम्मी आती, तुम गेम खेल रहे हो, मम्मी कहती हाँ पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, तो तुम ऐसे बिल्कुल कहते हो हाँ कितना पढ़ रहा हूँ, फिर भी ऐसे कहते हैं, है ना, अभी थोड़ी देर गेम ही तो खेला है, क्या हो गया फिर। ये सब जो तुम रिएक्ट कर रहे हो, मतलब तुम्हारा आउटर एनवायरनमेंट से, या तुम्हारा किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या किसी एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या हमारे आउटर सोर्स के साथ में जो तुम्हारा कनेक्शन है, जो तुम्हारी इंटरैक्शन हो रही है, उसी को मैं कॉन्शियसनेस कहती हूँ। अब बताओ, इसमें डस्टर को अगर मैं एक जोर से लगाऊंगी, क्या ये मुझे रिएक्शन देगा? क्या मैं इसको मारूंगी तो क्या मुझे डबल दो मारेगा? नहीं ना। लेकिन अगर यही कोई इंसान होता या कोई भी ऐसा होता जिसको मैं ऐसे लगा देती बिल्कुल, तो वो बिल्कुल मारने पे उतारू हो जाता, भाई एक मारोगे चार खाओगे, वो वाला तो रूल होता ही है ना। तो अगर ऐसा होता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो बिल्कुल रिएक्ट करता है इसके प्रति, बट ये लिविंग है ही नहीं, ये नॉन लिविंग है, तो ये रिएक्ट तो नहीं करेगा, मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा। अगर मैं इसको कुछ भी बाहर से स्टिमुलस दे रही हूँ, स्टिमुलस एक वर्ड मैंने यूज किया, स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स होता है बच्चों कि अगर मैं बाहर से इसको कोई भी स्टिमुलस दे रही हूँ, दैट मीन्स कि तो इसको मैं मार रही हूँ, टच कर रही हूँ, कोई भी ऐसी रिएक्शन दे रही हूँ, क्या इसके प्रति मुझे कोई भी रिएक्ट दे रहा है? ये नहीं कर रहा, ये कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा। रिएक्ट नहीं कर रहा मतलब तेरे अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, तू बिल्कुल भी दिमाग नहीं तेरे अंदर कि भाई तेरे को मारे तो तेरे को मारना चाहिए वापस, है ना। तो अगर तेरे अंदर ये नहीं है तो तू क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग है मतलब कि तेरे अंदर ये चीज नहीं है, दैट मीन्स कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो नहीं हो सकता। ये कौन सा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी नहीं मिलता। डिफाइनिंग फीचर कभी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता, मतलब डस्टर में नहीं मिलेगा, है ना। तो कॉन्शियसनेस मैम क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? देख लेते बच्चों, डिफाइनिंग फीचर होने की दो शर्तें होती हैं। पहला तो ये कि वो नॉन लिविंग में नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर तू लिविंग में है तो विदाउट एनी एक्सेप्शन हो, कोई एक्सेप्शन तेरा नहीं होना चाहिए।
तो एक शर्त तो बिल्कुल बढ़िया से कर रहा है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी वो चीज तो नहीं है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस तो नहीं है, मतलब तू है तो डिफाइनिंग, तू है तो नहीं कैरेक्टरिस्टिक, पर तेरे को देखते कि तू डिफाइनिंग की दूसरी शर्त पूरी कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्या तेरे अंदर कोई एक्सेप्शन आता है कि नहीं आता है। तो बच्चों जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति स्टिमुलस शो करते हैं। अब आप बोलोगे, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट भी आते हैं, है ना। एनिमल्स तो आपने बताया कि चलो मैं थप्पड़ मारूंगी तो कोई भी जानवर होगा या कोई भी होगा वो रिएक्ट करेगा। प्लांट को मैं थप्पड़ मारूंगी तो प्लांट तो रिएक्ट नहीं करता। बट ऐसे प्लांट तो देखे होंगे, छुई मुई का पौधा कभी देखा होगा, टच करके जरा देखो उसे, बिल्कुल सिकुड़ जाता है पौधा। जैसे तुम टच करोगे, टच मी नॉट प्लांट को देखा होगा ना, जैसे तुम टच करोगे वो सिकुड़ जाता है पौधा। क्यों? क्योंकि उसने रिएक्ट किया, तुमने टच करके उसको स्टिमुलस दिया, बाहर से एक स्टिमुलस दिया, और उस स्टिमुलस के प्रति उसने रिएक्शन शो किया कि काहे टच किया भाई, मेरा नाम है टच मी नॉट, व्हाई यू टच मी। तो इसने अपने आप को सिकुड़ गया, ये बिल्कुल है कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चों ये ना एक रिएक्शन शो कर रहा है, दैट मीन्स कि इट इज अ कॉन्शियसनेस। तो क्या तू डिफाइनिंग है? हाँ जी मैं डिफाइनिंग हूँ, बट सब में मिलता है कि नहीं मिलता है वो देखते हैं। तो जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए, पॉल्यूटेंट्स हो गए, फलाना ढिमकाना, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है उसके प्रति अगर तुम रिएक्शन शो करते हो मतलब तुम कॉन्शियसनेस रखते हो, तुम नहीं करते हो मतलब कॉन्शियसनेस नहीं रखते हो। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम हम तो मम्मी के साथ में ना सीरियल देखते हैं ना, उसमें लोग बहुत जल्दी कोमा में आ जाते हैं, लेकिन वो कोमा से निकल भी जाते हैं कई लोग। हाँ होता है, कोमा में जो लोग होते हैं क्या उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती? होती है उनमें कॉन्शियसनेस, बट वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे कि तुम उनको मारोगे और वो आके बिल्कुल मारने दौड़ेंगे। बॉडी में उनको चीजें पता लगती रहती हैं, उनके बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं बहुत सारे, बट वो सुन सकते हैं तुम्हारी चीजों को, है ना। कॉन्शियसनेस है उनके अंदर थोड़ी बहुत। तो अगर, और बहुत रेयर होता है, कोमा वाला केस भी एकदम रेयर होता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो इस केस में हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है बच्चों, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ह्यूमन बींग्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो खुद को लेकर अवेयर है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो खुद को लेकर अवेयर है। प्लांट्स खुद को लेकर अवेयर नहीं है। प्लांट्स में कॉन्शियसनेस है बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, वो खुद को लेकर अवेयर नहीं है, हम खुद को लेकर अवेयर हैं। समझ रहे हो? तो जो स्टिमुलाई होते हैं बच्चों, वो फिजिकल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने थप्पड़ मारा, वो केमिकल भी हो सकता है। कोई प्लांट है जिसमें मैं केमिकल डालूंगी, या फिर कोई भी ऐसी चीज जहां पे मैं कोई केमिकल पर्टिकुलर डालूंगी तो उसके प्रति वो रिएक्ट करेगा, वो एक स्टिमुलस है। बायोलॉजिकल भी वो हो सकता है ना। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो हमने अभी तक किन किन को देखा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बच्चों मेरे पास थी कौन कौन सी? एक कॉन्शियसनेस थी, एक दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। तो तुम्हारे पास कभी भी क्वेश्चन आए, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, अगर एनटीए ने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया तो यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि क्या जो इनमें से कौन सी जो है आपकी प्रॉपर्टी आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो वहाँ चारों के चारों ऑप्शंस आते हैं। तो वहां पर अगर आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन दिखे तो और कॉन्शियसनेस दोनों साथ साथ दिख जाए तो आपको किसके ऊपर टिक करना है मेरे बच्चे? पहला मेटाबॉलिक पे टिक करना है, और अगर मेटाबॉलिक ना हो और सिर्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट हो तो कॉन्शियसनेस पे टिक करना है, और अगर इनमें से दोनों में से कोई भी ना हो तो नन ऑफ द अबव पे टिक करना है। तो मेटाबॉलिक कॉन्शियसनेस दोनों साथ साथ होंगे तो मेटाबॉलिक पहली प्रायोरिटी रखी जाएगी और दूसरी प्रायोरिटी कॉन्शियसनेस, है ना। और मेटाबॉलिक नहीं है तो कॉन्शियसनेस भी क्लिक करना है हमें। तो इसलिए हम मान सकते हैं भाई कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं। चलो जी, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। व्हाट इज लिविंग बीइंग, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम आगे के लेक्चर पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि बहुत सारे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन होता क्या है, हर चीज के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, कैरोलस लीनियस की बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। काफी सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है लेक्चर नंबर 2 में। तो तब तक के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को लाइक करके रखेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। कल हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर एकता सोनी साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।